हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया बाल मनोविज्ञान की कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रकार होते हैं। हमारी शिक्षा की वही बात की हमने कि शिक्षा कौन क्या होता है, शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या शिक्षा प्रक्रिया की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास की, जो कि हमारा आज दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, आज का इस टॉपिक को हम प्रारंभ करते हैं। बाल विकास। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बाल विकास होता क्या है। तो दोस्तों, बाल विकास के बारे में देखते हैं। बालक के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक आदि व्यवहारों के विकास को बाल विकास कहते हैं। जो बालक होता है उसके बौद्धिक अर्थात जो हमारी बुद्धि होती है उसके विकास को, शारीरिक जो हमारी शारीरिक बनावट होती है अर्थात लंबाई, चौड़ाई, भार जो चीज़ें होती हैं उन सब के विकास को या मानसिक विकास को, तथा संवेगात्मक संवेगात्मक होता है हमारा फीलिंग्स का, उन सब के व्यवहार में जो विकास होता है, जो बालक के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक में जो हमारा विकास हुआ, उन सभी विकास का जहाँ अध्ययन करते हैं तो वो हमारा बाल विकास हो जाता है पूरा। तो दोस्तों, बात करते हैं बाल विकास के कुछ पॉइंट्स की। तो बाल विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। जो हमारी बाल विकास है, बालक का जो विकास होता है वो सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर एज के लिए नहीं होता, वो जन्म से लेके लाइफ टाइम चलता ही रहता है। जैसे आप हैं तो आपका जो विकास है ये नहीं कि 18 साल तक आपका रुक गया, नहीं, आप लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो दोस्तों, वही हमारा जो विकास होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता ही रहता है। अब बात करते हैं जो विकास होता है उसके मेन दो पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम दो टर्म बोल सकते हैं। पहला होता है वृद्धि, दूसरा होता है विकास। तो दोस्तों, जो हमारी वृद्धि होती है वहाँ जैसे हमने शारीरिक वृद्धि, जो हमारी वृद्धि वृद्धि हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम देख सकें, मूर्त मूर्त हम जो फिजिकली सब्सटेंस होते हैं उन्हें। तो दोस्तों, वृद्धि जैसे हम लंबाई में बढ़ रहे हैं, हमारा मोटापा बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों को वृद्धि। तथा विकास, विकास हमारा उन चीज़ों में करता है जैसे हमारी बुद्धि तेज है या हमें फीलिंग्स अच्छी हैं, उन सब चीज़ों को लेके विकास, इसे हम नाप नहीं सकते दोस्तों। तो ये हमारा जो बाल विकास है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, विकास, वृद्धि में तथा विकास में। अब इनके पॉइंट्स क्या क्या हैं दोस्तों। जो हमारा वृद्धि और विकास है उनको अलग अलग डिफाइन कैसे करते हैं, तो उस पर ज़रा चर्चा करते हैं। वृद्धि और विकास, इन दोनों में हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन। जैसा कि मैंने भी बताया कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। इसमें मात्रा तक जो हमारे परिवर्तन होते हैं मात्रात्मक, जैसे किसी की लंबाई अगर आज 120 सेंटीमीटर है तो कुछ टाइम बाद वो कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, या किसी का वेट है तो वो बढ़ जाएगा। उन सब चीज़ों में जो परिवर्तन आएगा वो हमारा मात्रात्मक परिवर्तन, जिसे हम नाप सकते हैं। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, गुणात्मक परिवर्तन जैसे कि कोई चीज़ अगर समझने की क्षमता उसकी है तो दोस्तों उम्र के साथ साथ वो क्षमता उसकी तीव्र होती जाती है अर्थात बढ़ती जाती है। जैसे हम देख तो नहीं सकते, बस माप सकते हैं दोस्तों। हाँ, अब किसी बालक को आप देख के ये तो नहीं कह सकते कि इसकी जो बुद्धि है वो इतनी है कि 5 सेंटीमीटर है, नहीं ना। तो वही हमारा विकास में आ जाता है। वही दूसरा पॉइंट देखते हैं वृद्धि का। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है दोस्तों। जो वृद्धि है ना वो एक निश्चित समय तक होती है। जैसे किसी की लंबाई है तो एक निश्चित समय तक ही रहेगा, जैसे 22 अगर लड़का है तो 25 साल तक, लड़की है तो 20 साल तक लगभग। तो उसके बाद तो हमारी लंबाई रुक जाती है ना। वहीं अगर विकास की बात करें तो दोस्तों जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये नहीं कि आज 20 साल का है 25 साल पे उसका विकास बंद हो गया, नहीं, उसकी जो मानसिक है या संवेगात्मक विकास है वो हमेशा बढ़ता रहता है। वही तीसरा पॉइंट देखते हैं, वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। दोस्तों, ये मूर्त वर्ड, आप ऐसे कई लोग होंगे जो मूर्त शब्द को थोड़ा सा जटिल समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, जो हमारा मूर्त शब्द है वो है जिसे हम देख सकें। इसे आप मूर्ति से रिलेटेड कर सकते हैं। मूर्त फिजिकली सब्सटेंस, जैसे हमारे सामने कोई पदार्थ रखा है जिसे हम देख सकते हैं तो वो हमारा मूर्त हो गया। तो दोस्तों, जो वृद्धि है हमारी वो मूर्त घटक है, अर्थात वृद्धि हमें आंखों से दिख सकती है कि उसकी लंबाई में, चौड़ाई में परिवर्तन हुआ है। वहीं अगर विकास की बात करें तो विकास के जो घटक होते हैं वो अमूर्त होते हैं।
अमूर्त अर्थात जिसे हम देख नहीं सकें, सिर्फ अनुभव कर सकें। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था ये गुणात्मक होते हैं, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि अमूर्त होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वृद्धि को मापा जा सकता है। जो हमारी वृद्धि है उसे मेजर किया जा सकता है। वहीं अगर विकास को कहें तो विकास केवल महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी था। इसी के साथ आगे बात करते हैं कि विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, कि किस एज पे कौन सी अवस्थाएं आती है। दोस्तों जो विकास की अवस्थाएं हैं वो हमारी 4 प्रकार से हमने बेसिकली बांट दी हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था। दोस्तों प्रौढ़ावस्था है जो, उसमें हमारी युवावस्था भी आ जाती है, प्रौढ़ावस्था भी आ जाती है और वृद्धावस्था भी। तो आप कंफ्यूज ना हो कि प्रौढ़ावस्था में हमने वृद्धावस्था क्यों नहीं लिखी, नहीं, ये सभी इसमें ही हमारा मान लेते हैं। तो दोस्तों अगर शैशवावस्था की बात करें वहीं, तो ये जन्म से लेकर हमारी 6 वर्ष तक, जो प्रारंभिक 6 वर्ष होती हैं बालक की, वो सब शैशवावस्था में आ जाती हैं। वहीं अगर 6 से 12 वर्ष तक की बात करें, पहली स्टेज हमारी होगी शैशवावस्था। द्वितीय अवस्था जो होती है वो होती है हमारी बाल्यावस्था, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। वहीं तीसरी अवस्था की बात करें तो किशोरावस्था, जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक चलती है, तथा जो हमारी इस डिवीज़न के अनुसार है अंतिम अवस्था, वो 18 से मृत्यु तक चलती है। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं बाल विकास का। जो आपका सिलेबस है सुपर टेट या सी टेट का, उसमें आपको सिर्फ बाल विकास पढ़ना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये प्रौढ़ावस्था की विशेषता नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये 3 ही पढ़ना है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि 18 से लेकर आगे की नियम पढ़ना, नहीं, आपको सिर्फ इन 3 अवस्थाओं पर फोकस करना है। तो दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, उनको पहचानते कैसे हैं, या बाल्यावस्था किशोरावस्था को कैसे पहचानते हैं, उन्हें किन उपनामों से जानते हैं। जो भी परीक्षा से रिलेटेड पॉइंट्स पूछेंगे मैं उन सब पे अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम विकास के पक्ष की। जो हमारा विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, या उसके कौन कौन से प्रकार हैं, या कौन कौन से पक्ष हैं, इसे हम किसी भी प्रकार से कह सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारे विकास होता है वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास। अब बात करते हैं प्रत्येक को अच्छे से समझने का। तो दोस्तों जो हमारा शारीरिक विकास होता है, जैसे हम किसी व्यक्ति, जो हमारा बालक है उसको हम देखते होंगे कि 1 साल पे तो इतना छोटा था, लेकिन कुछ साल बाद वो बहुत बड़ा हो गया। दोस्तों क्यों? क्योंकि उसका शारीरिक विकास हो गया। तो किसी भी बालक का लंबाई चौड़ाई या भार में जो विकास हो जाता है वो हमारा शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरा पॉइंट देखते हैं मानसिक विकास। दोस्तों मानसिक विकास जो हमारा रिलेटेड होता है वो हमारी बुद्धि से होता है। आपने बच्चे का, यदि आप 2 साल का बच्चा लेके आए और वहीं अगर 10 साल का बच्चा लेके आएंगे तो देखेंगे कि उनका जो मानसिक स्थिति है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इसे हम मानसिक विकास है, कई जगह आप उसको संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान अर्थात जो उसकी बुद्धि में चीज़ें ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो उसका संज्ञान है। दोस्तों मानसिक विकास। वहीं तीसरा पॉइंट देखते हैं संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों जो हमारा संवेग वर्ड है, संवेग वर्ड का मतलब होता है हमारा फीलिंग्स। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है तो वो जल्दी रो जाता है, या कोई हंसता है, तो वो सब उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनको शो करने का तरीका, वो संवेगात्मक विकास। ये अलग अलग उम्र पे अलग अलग होता है, जिससे हम विकास के तरीके से या फिर इस एज पे हमारा ये विकास हो गया उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। वहीं बात करें हम सामाजिक विकास की। तो दोस्तों सामाजिक विकास हमारा जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहता है सामाजिक विकास भी हमारा होता रहता है। नैतिक विकास। तो दोस्तों नैतिक विकास जो हमारी व्यक्तित्व में, जो हमारे चरित्र में जो विकास होता है, अर्थात क्या अच्छा है क्या बुरा है उन सब की समझ, अर्थात नैतिकता। नैतिक वर्ड से आप समझ रहे होंगे। तो नैतिक विकास ये भी हमारा विकास का एक पक्ष है। तो दोस्तों ये तो हमारे रहे विकास के पक्ष, कि हमारा विकास है किन किन अवस्थाओं में हो सकता है, अर्थात किस प्रकार से हो सकता है। अब बात करते हैं विकास की अवस्थाओं पर, कि हमारे जो बालक के जो विकास हैं, शारीरिक विकास कह सकते हैं या उम्र के अकॉर्डिंग विकास कह सकते हैं, वो कौन कौन से प्रकार हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों पहली अवस्था है हमारी
शैशवा अवस्था, जो हमारी 0 से 6 वर्ष तक चलती है। तो दोस्तों इसको देखते हैं। यह मानव विकास की पहली अवस्था है। मैंने आपको बताया था जो विकास की पहली अवस्था होती है 0 से 6 वर्ष तक चलती है वो शैशवावस्था होती है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को बहुत महत्वपूर्ण बताया क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। दोस्तों जो हमारी शैशवावस्था होती है उसमें बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक, जो तीव्रता होती है ना, गति, वो सर्वाधिक होती है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो कौन सी अवस्था में सबसे तीव्र गति से होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा शैशवावस्था। इसीलिए ये अवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो बालक होता है उसका अगर शारीरिक विकास के नज़रिए से घर वाले देखते हैं तो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में देखते हैं। जो नवजात शिशु होता है 2-3 साल का, तो आए दिन उसका मालिश करते रहते हैं, जिसका उसका शारीरिक विकास है ना वो अच्छे से हो पाए, क्योंकि वो शारीरिक विकास की ही उम्र होती है अच्छे से। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा जो इम्पोर्टेंट कहाँ पे है शैशवावस्था। अब बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं, कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे। किसी बालक की अगर हमें विशेषताएं दे दी जाएं तो हम कैसे बताएंगे कि वो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, तो उन पे हम बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा शारीरिक विकास में तीव्रता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो विकास है शारीरिक वो तीव्रता से होता है यहाँ पे। दूसरा मूल प्रवृत्ति व्यवहार, जैसे हंसना रोना। तो दोस्तों जो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, मूल प्रवृत्तियाँ मतलब जो प्रारंभिक उसका नेचर होता है, जैसे कोई बालक रोने लगता है, अर्थात जो अंदर से आती हैं प्रवृत्तियाँ, उन सब प्रवृत्तियों को हमारा मूल प्रवृत्ति कहते हैं, जिन्हें हम यहाँ अब किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती, वो सब हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। उन सब का शो करना वो हमारा शैशवावस्था का लक्षण होता है। वहीं तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो दोहराने की प्रवृत्ति। दोस्तों आपने बच्चे में देखा होगा कोई चीज़ रिपीटेशन, कोई भी अगर वो कर रहा है कुछ कार्य तो उसे बार बार करता रहता है, दोहराता रहता है, तो ये उसकी प्रवृत्ति होती है। आपने कई बच्चों को देखा होगा कि जब जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें दुग्धपान के लिए एक आदत बन जाता है, फिर हम क्या करते हैं उनको खाली निपल जो रहता है बोतल उसे दे देते हैं, लेकिन फिर उसे भी ऐसे ही मतलब अपने मुख से लगा के करते रहते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है कि नहीं बच्चा बेवकूफ़ बन गया, लेकिन नहीं, हमारे जो मनोवैज्ञानिक हुए थे जीन पियाजे, उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चे की प्रवृत्ति होती है कि रिपीट करता है वो किसी कार्य को। तो दोस्तों ये ना सोचें कि वो बच्चा बेवकूफ़ है, वो बच्चे की प्रवृत्ति है दोहराने की, इसलिए वो कार्य को रिपीट कर रहा है। वहीं बात करते हैं चौथे पॉइंट की, अनुकरण द्वारा सीखना। दोस्तों अनुकरण हमारा होता है जैसे कोई कार्य कर रहा है तो उसको सीख के अपने हैबिट में लाना। तो दोस्तों अनुकरण द्वारा जो बच्चा है वो सीखता है, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं उसको देख के बच्चा भी उस कार्य को करने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट संवेग का प्रदर्शन। जो फीलिंग्स का शो करना होता है ना वो बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यदि उसे दूध चाहिए तो वो अपना संवेग अर्थात रो के दिखाएगा आपको, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा प्यासा है या भूखा है। वो अपना जो फीलिंग्स है वो संवेग द्वारा प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट नैतिकता का अभाव। दोस्तों जो शैशवावस्था होती है उसमें हमारा नैतिकता का अभाव रहता है, अर्थात उसे फर्क नहीं पड़ता कि नैतिकता अर्थात चरित्र क्या है या क्या हम करेंगे तो उससे लोगों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। उसको जो अच्छा लगता है, जो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो उसको शो करता है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारी शैशवावस्था की विशेषताएं। अब बात करते हैं शैशवावस्था की 1-2 पॉइंट्स पे और। परिचनेटेड काल। दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है परिचनेटेड काल क्या होता है। तो दोस्तों इसको हम जानते हैं जो गर्भनाल कटने तक का समय जन्म से। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं मनुष्य के जन्म काल होता है या जिसको हम बोल देते हैं गर्भ का समय जो होता है 9 महीने होता है। तो दोस्तों जो गर्भ से लेके बच्चे गर्भनाल कटने तक का समय जो होता है वो पूरा काल अर्थात जो हमारे 8-9 महीने होते हैं वो पूरा परिचनेटेड काल कहलाता है। तो दोस्तों इस वर्ड को आप हमेशा याद रखना, ये पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। वहीं अगर बात करें अगला प्रश्न, नैतिकता की शुरुआत कब होती है।
मैंने आपको बताया कि नैतिकता का अभाव पाया जाता है बच्चे में, तो आपको ये मन में रखना है कि नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा 4 वर्ष की शुरुआत से, क्योंकि प्रारंभिक जो हमारी शैशवावस्था होती है वो उसमें तो हमारा अभाव पाया गया, लेकिन जैसे जैसे बच्चा समझदार होता जाता है अर्थात 4 साल के ऊपर आता है तो उसमें धीमे धीमे नैतिकता का विकास होने लगता है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा शैशवावस्था। अब अगली अवस्था की बात करते हैं हम, बाल्यावस्था, कि जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो कैसे वर्क करती है। जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो हमारी चलती है 6 से 12 वर्ष तक। जो प्रारंभिक अवस्था से 6 वर्ष तक चलती है वो हमारी शैशवावस्था में चली जाती है। अब ये आती है हमारी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज हमारी बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं, यह दूसरी अवस्था है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छी अवस्था बताया। जो हमारा शैक्षिक दृष्टिकोण होता है उसमें ये सबसे अच्छी अवस्था होती है। कैसे होगी मैं भी बताता हूँ। क्योंकि बालक जिन आदतों, रुचि, अभिवृत्तियों को ग्रहण कर लेता है उन्हें बदलना आसान नहीं होता। जो दोस्तों शैक्षिक दृष्टिकोण से अर्थात शिक्षा की दृष्टि से जो सेकंड अवस्था होती है हमारी बाल्यावस्था वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि इन जो हमारी ये एज होती है 6 से 12 वर्ष तक की, किसी बालक को जिस चीज़ की आदत लग जाती है, फिर चाहे वो पढ़ाई की हो या किसी गंदी प्रवृत्ति की हो, वो आदत लाइफ टाइम रहती है, आपने देखा होगा। इसीलिए जो प्रारंभिक अवस्था होती है बाल्यावस्था दूसरी अवस्था, उस पर पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जाता है। बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है, फिर ट्यूशन भी कई पेरेंट्स लगा देते हैं, अर्थात शैक्षिक रूप से उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है जिससे कि बच्चा सही आदतों, सही रुचियों को ग्रहण करे, जिससे कि जो फ्यूचर है उसका ब्राइट हो। अब बात करते हैं विशेषताओं की। जो हमारी बाल्यावस्था है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो दोस्तों इस पर जरा बात करते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। जो हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है वो जो पहली अवस्था थी उतनी तेजी से नहीं होता, अर्थात थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें, मानसिक योग्यता में वृद्धि, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता है अर्थात मानसिक योग्यता है उसमें वृद्धि होने लगती है। आपने देखा होगा कि 6 साल से जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तो उसका जो माइंड है अर्थात जो उसमें सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ने लगती है कि अन्य साथियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पेरेंट्स के साथ कैसा, अर्थात उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। वहीं अगर बात करें तीसरा पॉइंट की, तो जिज्ञासा की प्रबलता, जो उसकी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा को हम क्या कहते हैं, जानने की इच्छा। कोई नई चीज़ है उसको जानने की जो लालसा रहती है बच्चे के अंदर वो हमारी जिज्ञासा कहलाती है। तो दोस्तों जिज्ञासा की प्रबलता, जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो वो नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से तरह तरह के प्रश्न करता है कि भैया मुझे ये बताओ ये कैसे हो गया। तो ये उसकी जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा में उसकी प्रबलता आती है। वहीं अगला पॉइंट की बात करें, आत्मनिर्भरता की भावना। तो बालक में आत्मनिर्भर बनने की, आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए तो आप सब काम घर वालों को करने पड़ते हैं, जैसे उसे नहलाना, खाना खिलाना। लेकिन जब बच्चा द्वितीय अवस्था में आता है तो बालक स्वयं अपने कार्य करने लगता है, जैसे स्कूल से जो कार्य मिलता है वो खुद करता है, खाना भी खुद खाता है, या जो दैनिक क्रियाएं होती हैं हमारी, नहाना इत्यादि, वो स्वयं करने लगता है, अर्थात वो अपने कार्यों को लेकर आत्मनिर्भर होने लगता है। अगला पॉइंट, रचनात्मक कार्यों में रुचि। जो रचनात्मक कार्य होते हैं, क्रिएटिविटी, जैसे कोई चीज़ बनाना या कुछ खेल खिलौना मिल गया उनके तोड़ फोड़ के एक नया चीज़ क्रिएट करना, उन सब चीज़ों में रुचि आने लगता है उसको, कि कोई चीज़ घर में है टूटी फूटी उसको नया बनाना, क्रिएटिविटी अपना दिखाना, उन चीज़ों में रुचि लेने लगता है। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा संग्रह करने की प्रवृत्ति। ये आप में से कई लोगों में रही होगी, संग्रह करने की प्रवृत्ति अर्थात कलेक्शन, चाहे फिर वो कलेक्शन किसी का भी हो। आप में से कई लोग देखे होंगे कि बचपन में सिक्कों का या रुपयों का कलेक्शन करते होंगे, या कोई और खेल खिलौने, विद्यालय में पेन का या पेंसिल का आदत बन जाती है बच्चों में। वो बाल्यावस्था की एक प्रवृत्ति होती है या उसकी एक विशेषता होती है। अगला पॉइंट, सामाजिक व नैतिक विकास। दोस्तों अगर हमने बात किया था शैशवावस्था की, तो वहाँ नैतिक विकास नहीं होता, वहाँ बच्चे को फर्क नहीं पड़ता कि समाज उसके बारे में क्या सोचेगा, नैतिक
क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है। लेकिन वही अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो दोस्तों उसमें सामाजिक और नैतिक विकास होने लगता है। ये तो रही हमारी पॉइंट्स बाल्यावस्था की। अब जो हमारी अंतिम अवस्था आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, किशोरावस्था, उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों जो मैं आपको ये बाल विकास की जो अवस्थाएं पढ़ा रहा हूँ और उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लें, क्योंकि जो हमारा पूरा बाल विकास है, पूरा जो हमारा सुपर टेट या सी टेट यूपी टेट में 30 नंबर का आता है, उसकी एक तरीके से हम बोले तो जड़ है ये। यदि आपको ये अवस्थाओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो आप बालक की फीलिंग्स नहीं समझ पाएंगे, जिससे कि आप सीडीपी में बहुत कमज़ोर फील करेंगे खुद को। दोस्तों जो आज की क्लास है ना, वो आपके सीडीपी की जड़ है। यदि आपको ये समझ में नहीं आता होगा तो काफ़ी परेशानी आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बात करते हैं वीडियो पे। अगली अवस्था है हमारी किशोरावस्था, जो हमारी चलती है 12 से 18 वर्ष तक। यह बाल विकास की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने तीव्र शारीरिक परिवर्तन की अवस्था भी बताया। दोस्तों प्रारंभिक जो अवस्था थी हमारी शैशव अवस्था, उसमें भी शारीरिक विकास तीव्र गति से होता था, और जो किशोरावस्था है हमारी तीसरी अवस्था, उसमें भी शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। आपने देखा होगा कि जो कोई भी अगर आपके आस पड़ोस में लड़का है या लड़की हो या आप खुद ही, तो आप जब किशोरावस्था में आते होंगे 13-14 साल में, तो आपका जो शारीरिक परिवर्तन है बहुत तीव्र गति से होने लगता है। तो दोस्तों इसमें शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्रता से होता है। इसके कई उपनाम भी हैं, पेपरों में अक्सर ये पूछे जाते हैं। आपको किशोरावस्था ना देकर स्वर्णकाल या ये सब नाम दे दिया जाएगा। तो दोस्तों किशोरावस्था के क्या क्या उपनाम होते हैं जरा उन पर बात करते हैं। पहला उलझन की अवस्था, दूसरा आंधी या तूफान की अवस्था, क्योंकि जो किशोरावस्था है वो बहुत जल्दी अपने आप में परिवर्तन ले आती है अपने व्यवहार में, इसलिए इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तनाव की अवस्था, क्योंकि दोस्तों जब बालक 12 से 18 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसको अपने फ्यूचर का, कि आगे भविष्य में क्या बन रहा है, हमको कौन सी नौकरी प्राप्त करनी है, या हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे, या बिजनेस कैसे करेंगे, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी टेंशन होता है बच्चे को। तो दोस्तों इसलिए इसे तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। स्वर्णकाल, दोस्तों इस अवस्था को जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो स्वर्णकाल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि किशोरावस्था अगर लाइफ की देखा जाए तो सबसे अच्छी अवस्था भी मानी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन सब पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो पहली हमारी विशेषता होती है वो होती है तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन। जो दोस्तों किशोरावस्था में शरीर का परिवर्तन होता है वो तीव्र गति से होता है, अर्थात लंबाई भी बढ़ती है बच्चे की, वेट भी काफ़ी तीव्रता से बढ़ता है। दूसरा पॉइंट अधिकतम बुद्धि का विकास। दोस्तों जो बुद्धि होती है हमारी वो देखा जाए तो किशोरावस्था में मैक्सिमम हो चुकी होता है विकास उसका। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी नौकरी की अवस्था होती है उसकी जो मिनिमम एज होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी हमारा 18 वर्ष रखा जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि 18 वर्ष तक जो बालक का बुद्धि है वो विकसित हो चुका होता है। अगला पॉइंट स्वतंत्रता के प्रति विद्रोह। दोस्तों आपने देखा होगा कि बालक को जब बालक 12th कर लेता है या 12th में आया होता है तो वो अपने फैमिली से फ्री होना चाहता है, अर्थात जो उसका मन करे वो उसे करने दो। तो वहीं इसको कहलाते हैं स्वतंत्रता के प्रति विद्रोह, वो अपनी स्वतंत्रता चाहता है। अगला पॉइंट रुचियों में परिवर्तन, अर्थात जो उसकी प्रिय कार्य हैं, रुचि जिसमें उसको अच्छा लगता है, जिन कार्यों को करने में, उनमें परिवर्तन आ जाता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में तो घर वाले जैसे पढ़ने का बोल रहे हैं तो वो उसका रुचि बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने दोस्तों के साथ रहता है तो उनके कार्यों को देख के उनकी रुचियों में परिवर्तन आने लगता है। वहीं अगर अगला पॉइंट देखें तो धार्मिक व वीर की पूजा करने की भावना। कोई बालक धार्मिक रूप से हो जाता है तो कोई वीर, जैसे अगर उसने भगत सिंह के बारे में जाना या सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो वो उन लोगों की अपना एक आइडियल मान लेता है और सोचता है कि मैं भी ऐसा ही कार्य करूँगा। तो उसमें वीरता के प्रति काफ़ी पूजनीय भाव आ जाते हैं। अगला पॉइंट आत्मसम्मान की भावना। जो उसके आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट, उसके प्रति वो काफ़ी सजग हो जाता है।
अगला पॉइंट, काम भावना का विकास। दोस्तों जो काम भावना होती है उसका विकास होने लगता है किशोरावस्था में। आपने देखा होगा कि यदि कोई लड़का है तो वो लड़की की ओर अट्रैक्ट होने लगेगा, अर्थात जो हमारा विषम लिंगी या समलिंगी की ओर अट्रैक्ट होना, ये जो हमारी काम भावना होती है, इसी की वजह से इसे हम इस अवस्था को काफ़ी गंभीर अवस्था बोलते हैं कि उसका जो डायरेक्शन होता है काफ़ी बार चेंज हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं हम। अगला पॉइंट है मादक पदार्थों का सेवन। दोस्तों जो इस अवस्था में कई बालक अपने मित्रों के साथ गलत संगति में पड़ के मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं तथा उन अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बाल विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक हुए, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत दिए तथा जो हमारी विकास होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे आनुवंशिकता या वातावरण, उन वातावरण जो हमारी हैं वो विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, तथा जो हमारे प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं बाल विकास से रिलेटेड उन सब पे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।